आज सुबह में हमारे पास सिर्फ क्यू है यूरोप का और साथ ही साथ एशिया का, क्योंकि कल अमेरिकी मार्केट बंद थे। एक लॉन्ग वीकेंड वो मनाकर आज वापस काम पर लौटेंगे। इस बीच तब और अब में जब हम कल मार्केट क्लोज कर रहे थे 39,123 के आसपास डाउ फ्यूचर्स था। 174 तक के लेवल्स आ गए, यानी कि 50 पॉइंट की बढ़त वहां पर बनती दिखाई दे रही है। आप नैस्डैक फ्यूचर्स देखिएगा जो एक लगातार तेजी में है। वहां पर भी अगर आप नैस्डैक फ्यूचर्स कल दोपहर का देखें तब वाला डेटा और इस समय कहाँ ट्रेड कर रहा है तो 18,902 के लेवल्स है। तो एक वहां पर भी थोड़ा सा अपटिक की गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है और मामूली सी बढ़त S&P में। बॉन्ड इंडेक्स क्रूशल है, बॉन्ड इंडेक्स स्टेडी दिख रहा है इस समय अगर आप गौर करें। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में भी हल्की सी टेपरिंग देखने को मिल रही है। क्रूड एक तरफ फिर बढ़ गया है $83 के आसपास और सोना भी है जहां पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। ये है वो तमाम डेटा पॉइंट्स जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। अब लेकर आते हैं हमारा एशियाई पीयर सेट, वहां पर सिचुएशन क्या बनती दिखाई दे रही। याद रखिएगा आज बैंक ऑफ जापान की कोर डेटा निकल कर आएगा तो उस पर नजरें रहेंगी। इस बीच निक्के का मार्केट थोड़ा सा नरमी के साथ कारोबार कर रहा है। कॉस्पी के मार्केट में बहुत मामूली बढ़त देखने को मिली है। तो ग्लोबल सेटअप में ओवरनाइट तो ज्यादा कुछ है नहीं नीरज जी, लेकिन इन संकेतों को पढ़ना कैसे है जो भी कुछ निकल कर आया है। हाँ देखिए, कल US और UK बंद थे, अलग अलग कारणों से छुट्टियां थी वहाँ पे, लेकिन यूरोप मार्केट फ्लैट ही था। और आज जो फ्यूचर्स मार्केट से अगर आप क्यू लेना चाहें US के या एशिया के, तो वो एकदम फ्लैट टू नेगेटिव कहें या फ्लैट टू पॉजिटिव कहें, वो फ्लैट से काम आज कर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबली कोई ऐसा बड़ा थ्रेड या ऐसा कोई बड़ा क्यू है नहीं जिस पे मार्केट इंस्टेंटली रिएक्ट करें या उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करें। अब क्या देखेंगे मार्केट कैसे ट्रेड करेंगे, तो तीन डेटा जो आने वाले जिसके हम जिक्र भी कर रहे थे। एक तो वहाँ पे जो पर्सनल कंजम्पशन का डेटा आने वाला इंडेक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हालांकि फ्राइडे को आएगा, तो उससे पहले शायद थर्सडे को मार्केट आपको पोजिशनिंग और रिएक्ट करता हुआ देखने को मिले। दूसरा जो है एक कॉस्को के नंबर भी आने, उससे भी थोड़ा बहुत देख सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इस हफ्ते की खबर मुझे लगता है कच्चे तेल में होगी, क्योंकि ओपेक की बैठक होनी है और उस बैठक में क्या प्रोडक्शन कट जो हुआ है उसको कंटिन्यू करने पर एक आम राय बनेगी, क्योंकि सऊदी अरबिया पुश कर रहा है कि इसको जारी और रखा जाए, बावजूद इसके कि जो ग्लोबल डिमांड का नंबर आ रहा है वो काफ़ी ऊपर है। तो उसकी वजह से आप देखिए क्रूड में फिर थोड़ा सा 20-30 सेंट की उछाल आई और 83 के करीब पहुंच गया ब्रेंट। तो एक ग्लोबल मार्केट का ड्राइवर क्रूड होगा जो इस हफ्ते नज़र पर रखना चाहिए। दूसरा इन्फ्लेशन का नंबर होगा। तीसरा बहुत सारे छोटे छोटे नंबर आएंगे, रिटेल सेल्स का नंबर, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर, वो उतना ज़्यादा मुझे लगता मैटर नहीं करते ये। लेकिन ये दो नंबर हैं जो ग्लोबल मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, तो इसको तो रडार पर रखना चाहिए। कल चाइनीज़ मार्केट में अच्छी तेज़ी के साथ मार्केट वहाँ के बंद हुए हैं, बहुत बढ़िया मजबूती वहाँ पे हुई है। क्योंकि एक खबर ये निकल के आई कि चीन की सरकार अपने यहाँ जो चिप बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक स्कीम लेके आई है। सम $1 बिलियन की स्कीम है वो, और उससे वो उनको पुश देना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा झगड़ा बहुत चल रहा है US के साथ उनको चिप को लेकर के। तो उन्होंने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मदद करने के लिए वो स्कीम लॉन्च की। इसलिए टेक्नोलॉजी शेयर्स, चिप वाले शेयर्स, वहाँ की जो दोनों बड़ी चिप कंपनीज में बहुत बड़ी तेज़ी, 10% की तेज़ी बनी थी जो हांगकॉन्ग लिस्टेड स्टॉक्स थे। तो एशिया में आज फिर से चाइना पे नज़र रहेगी सब लोगों की किस तरह से करते हैं। लेकिन नेट मुझे लगता है क्रूड पे नज़र रखनी चाहिए, और PC डेटा शुक्रवार को आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट ये सेकेंड हाफ थर्सडे के बाद और डेटा फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। आज देख लेते हैं बैंक ऑफ जापान का कोर CPI डेटा कहां पर आता है, क्योंकि वो एक चिंता की स्थिति बनी हुई है। वो बिल्कुल चिंता की स्थिति है। हालांकि लास्ट वाला डेटा जो घट के आया था, हाँ, इन्फ्लेशन 2.3 से 2.2% पर एग्जैक्टली, तो कोर में नजर रहेगी। हालांकि एक्चुअली मुझे लगता है जापान बहुत बुरी तरह फंस चुका है। वो रेट बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद उनकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है और इन्फ्लेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन अगर गिर रहा है तो आपको रेट बढ़ाने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो इसलिए बहुत दिक्कत जापान की ओर से तो है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इनफैक्ट जापान पर एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि वो ना बहुत ही पेचीदा स्थिति में है, डेविल एंड द डीप सी वाली। अब येन इतना करेक्ट हो चुका है बाकी करेंसीज के सामने, तो टूरिस्ट लगातार भर भर के जा रहे हैं और जापानीज को बाहर वाले लोग पसंद नहीं है। तो एक तरफ इकोनॉमी को सपोर्ट मिल तो रहा है, लेकिन लोकल्स नाखुश है, क्योंकि वो बोल रहे गंदगी फैल रहे हैं, हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है।
अब वो टूरिज्म पर कुछ और फीस लगाना चाहते हैं, कुछ और कैप्स लगाना चाहते हैं। अब उसका रिपल इफेक्ट क्या आएगा इकोनॉमी पर वो देखना होगा, क्योंकि बहुत ही वो तो कैच 22 वाली सिचुएशन है। अच्छा, एक और चीज़, आई डोंट नो आपने वो पढ़ी कि नहीं रिपोर्ट, ईसीबी शायद इशारा कर रहा है कि रेट कट इशारा कर रहा है। देखिए एक्चुअली ईसीबी और इंक्लूडिंग यूके ने लास्ट मीटिंग में उनके जो गवर्नर के हैं, जो भी कह लें सेंट्रल बैंकर, उन्होंने इशारा किया था कि वो जून वाली बैठक में कट करने पर विचार कर सकते हैं। तो चूंकि सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी और यूके ही है वहाँ यूरोप की, तो ईसीबी के ऊपर नेचुरली कि एक दबाव बनेगा ही। तो ईसीबी को करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए यूरोप की स्थिति एकदम उल्टी है यूएस से। यूएस एक फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर वाली इकॉनमी है और यूरोप की इकॉनमी भी उतनी स्ट्रांग नहीं, रिवाइवल के मोड पर है। तो रेट कट की पूरी संभावना बन सकती है ईसीबी की ओर से। तो अगर वो बनती तो मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव होगा, और यूके भी केस से भी बनेगी। इलेक्शन है वहाँ पे, हाँ, है ना। और वो तो सुनाक साहब क्या क्या कैंपेनिंग में बोल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा उधर। तो पॉलिटिकल रीजन से वहाँ पे होगा और वही पॉलिटिकल रीजन यूएस में भी अप्लाई होगा। जी हाँ, इनफैक्ट ये साल पूरी तरह से पॉलिटिक्स ड्राइव करने वाली इकोनॉमी को, उसमें कोई दो राय नहीं है। 50 कंट्रीज में चुनाव हो रहे हैं और सारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इकोनॉमी सब में चुनाव, सब लोग, हाँ वही सब मिलके। तो अगर कोई तख्ता पलट होगा तो पूरी यूनिवर्स पर उसका इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो बेसिकली इट्स ग्लोबल क्यूज क्या करे, न्यूट्रल कहेंगे। वैसे भी हम लोग आजकल अपने ही धुन में चल रहे हैं, तो ग्लोबल क्यूज ज्यादा लेते नहीं है, तो न्यूट्रल मान के चलिए, न्यूट्रल टू पॉजिटिव कह सकते हैं। न्यूट्रल टू पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। लेकिन अपनी धुन की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो करीब 40 पॉइंट ऊपर था, अब सिर्फ एक तरफ 17 दिख रहा है, दूसरी तरफ 19। तो चलिए थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। लेकिन वीरू, हमारी धुन कितनी और तेज बच सकती है, कंसिडरिंग 23,110 पर कल पहुंचे, लेकिन आखिरी 20 मिनटों में थोड़ा सा शेकआउट हो गया। अब उसमें क्या पढ़ा आपने, डेटा पॉइंट उभर कर क्या निकल कर आया आज निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए हर्षदा, उस आखिरी के आधे घंटे की जो वॉलेटिलिटी है उसको भी एड्रेस करेंगे और उसको कैसे ट्रेड करना है उससे बात करूंगा। बट टिल द टाइम वो एक कंट्रोल डिप है, तब तक उसे भी बाय करना है हमें। कल हमारी क्या बात हुई थी हर्षदा? देखिए दो चीज़ें हैं इस क्लस्टर में निफ्टी पे। आप देखिए आपके नियरेस्ट बेस है 21,800 21,900, वहां तक के डिप को बाय करना है। 23,027 के ऊपर शार्पनेस इस स्विंग की बढ़ेगी और आप 23,110 120 131 की ट्रैजेक्टरी को छुएंगे, वहां तक गया, फिर उसके बाद से कोलैप्स हुआ। हर्षदा, ये वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। एज ए डे ट्रेडर आपको ये 23-24 का इंडिया विक्स ये बार बार लेके आएगा। बट मुद्दा ये है मेन कि टिल द टाइम ये कंट्रोल्ड फॉल है, जब तक ये पुट राइटर्स के जोन के ऊपर है तब तक इसे हमें बाय करना है। एक बात में जो आखिरी में कहने वाला था, शायद मैं यही कह देता हूं हर्षदा, अभी हम एवरेजेस से दूर हैं। 10 से निफ्टी दूर है, 10 से निफ्टी बैंक दूर है, तो कभी भी वो रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो सकती है। उसको कैसे ट्रेड करना है मैं बात बताऊं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।